चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी क्लास में जो कि अभी हॉस्टल वार्डन की है। ठीक है, तो ये बात मेरे जहन में है कि आज अमूमन बच्चे लेबर इंस्पेक्टर का पेपर देने जाएंगे तो क्लास किसी कारणवश कम ही संख्या में लोग आ पाएंगे। तो ये चीज़ आप रिकॉर्डिंग के तौर पे ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी। इम्पोर्टेंट इस सेंस में होगी, रिकॉर्डिंग आवश्यक ही देखिएगा। ठीक है, जो लाइव जुड़ रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जो नहीं जुड़ पाएंगे, पेपर देने जाएंगे, वो रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा। मैं नया टॉपिक आज नहीं लेकर के आ रहा हूँ कोई। ठीक है, अभी तक जो हमने कर रखा है यानी कि एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न, इसके बाद परसेंटेज में भी हमने काफ़ी वेराइटी ऑलरेडी कर रखी है, यानी कि इंक्रीज परसेंटेज जो वृद्धि वाला था, घटौती यानी कि डिक्रीज परसेंटेज, घटौती वाला। ठीक, इसमें और कैलकुलेशन वाले भी हमने कर रखे हैं, इसमें नेट चेंज वाला भी हमने कर रखा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखे हैं और काफ़ी सारे उदाहरण और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए। इसके बाद हमने रेशियो प्रपोर्शन किया था यानी कि अनुपात समानुपात। इसके बाद और भी हमने क्या किया था, ध्यान से देखिएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस, जो कि हम कल ही करके आए हैं, समय चाल दूरी। तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो यूनिट 1 और 2 ये आपका कंप्लीट हो गया है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्या बचेगा, यूनिट 3 और 4। तो यूनिट 3 और 4 हम क्या करेंगे, हम इसको सोमवार से चालू करेंगे, मंडे से इसको चालू करेंगे। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, यूनिट 1 और 2 में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ रखे हैं, जितने भी, इन सभी के बेसिस पे आज हम क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि कुछ सवाल लगाएंगे। ऐसे सवाल लगाएंगे जो कि व्यापम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, व्यापम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए ही आज का सेशन लिया जा रहा है कि बच्चा अगर आज नहीं अटेंड कर पा रहे तो उसके लिए ऐसी कुछ नई टॉपिक नहीं छूट जाए, उसको हमने फिर मंडे से रख लिया है। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे कि ये बाद में आपको रिकॉर्डिंग भी प्राप्त हो जाए, उपलब्ध हो जाए, तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, और ये सब आप देख करके आएंगे। उसके बाद आपको अगर कहीं डाउट अगर रह जाएगा तो अवश्य ही हम इसको यहाँ पे बैठ के समझ लेंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आइए, चलिए पहले इस प्रश्न को करने की कोशिश करिए। एक संख्या का 75% उसी संख्या के 35% से 380 अधिक है, उस संख्या का 20% क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, तुरंत सॉल्व होंगे। ठीक है, मैं जितने मेथड है सभी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक संख्या का 75% उसी संख्या के 35% से 380 अधिक है, यानी कि अर्थात ये हुआ कि 75% हम सभी को पता है अधिक होगा, किसके तुलना में, 35% की तुलना में। तो 35% की तुलना में 75% जो है वह कितना अधिक है, 380 अधिक है, 380 अधिक है। अब आप पढ़ के देखिए, 75% जो है 35% की तुलना में 380 अधिक है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे अगर प्रतिशत वाले को एक तरफ लिख लें तो 75 में से 35 गया, कितना बचा, 40%। 40% बराबर 380। ठीक है, यानी कि 40 चॉकलेट का मान कितना हुआ, 380। एक चॉकलेट का मान कितना हुआ, 380/40। तो अब आपसे कितना पूछा गया है, आपसे पूछा गया बताइए 20%, यानी कि 20 चॉकलेट का मान कितना होगा। तो दोनों तरफ 20 की गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ 20 की गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या आ रहा है देखिए इसको, 20 के पहाड़े में 2 बार, ये कटा 190। तो 190 आपका उचित आंसर है, ऑप्शन ए। ये तो बहुत ही सिंपल तरीका हो गया। ठीक है, ये हर बच्चा जानता है ये तरीका, पर अगर आपने मेरे से सीखा है तो मैंने आपको एक बॉटल कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। ठीक है, एक बॉटल कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो तुरंत बिना ड्राइंग के ही हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, ये हम सभी को पता है 75% अधिक होगा, 35% उससे कहीं ना कहीं कम ही होगा। ये 35% है मान लीजिए, ये कितना है, 75% है मान लीजिए।
ठीक। तो अब हमें तो दिख रहा है कि 75% जो है वह 35% के बनस्पत ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, 380 अधिक है। कितना है, 380 अधिक है। तो 75 की बोतल 35 की बोतल, बाकी इन दोनों का अंतर कितना बचा, 75 की बोतल में अगर आप 35 हटा देंगे तो कहीं ना कहीं 40 बचेगा, यानी कि 40% किस चीज़ को दर्शाता है, 380 को दर्शाता है। तो आप देखिए अगर 40% 380 को दर्शा रहा है तो 20% क्या है, इसी का आधा, 40 का आधा। तो इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा 20% बराबर 380/2, 190। तो दोनों ही तरीके अपने में ही उचित हैं। आप जो भी कंफर्टेबल हैं, जो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझे या जिसको आप अपनाना चाहते हैं, आप अपना सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, एवरेज भी माफ़ करिएगा, एवरेज भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी आपके टॉपिक में ही था, औसत, एवरेज। तो ये सारे टॉपिक मिला के आपके यूनिट 1 और यूनिट 2 बनाते हैं, यानी कि इकाई 1 और इकाई 2 बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए एवरेज का प्रश्न पूछा है, औसत का बनाने की कोशिश करिएंगे। सारा कॉन्सेप्ट आपको सब क्लासेस में बताया गया है, उसी के आधार पर आज सिर्फ प्रश्नों पे काम करा जाएगा। यदि पहली x प्राकृतिक संख्याओं का माध्य यानी कि एवरेज, मीन कितना है 4x/7, तब x क्या होगा। तो हमने यह बात बहुत ही भली भांति सीख रखी थी कि अगर पहली प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम एवरेज लेते हैं, यानी कि ये लगातार आने वाली संख्याएं होंगी, 1 2 3 इस तरीके से चलती जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए पहली 3 ही आकृतिक संख्याएं, तो 1 2 3 का एवरेज कितना होगा, औसत कितना होगा, 2 आएगा, क्योंकि 3 2 6 और देखिए अगर 1 2 3 आप लेते हैं उदाहरण के तौर पे, तो मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे देखिए 3 और 2 कितना हुआ 5 और 1 कितना हुआ 6, 6 बटे कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो इसका औसत कितना आएगा 2। तो हम सभी को पता है कि अगर लगातार लिखी हुई संख्याएं रहती हैं तो जो बीच का टर्म रहता है, यानी कि जो बीच की संख्या रहती है, वही आपका मीन भी बनता है, वही आपका एवरेज भी कहलाता है, वही आपका माध्य भी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर शुरू से लेके x प्राकृतिक संख्याओं का अगर मैं यहाँ पे एवरेज लेने की बात करूँ तो ये बहुत आसान प्रश्न हो जाता है। कैसे? अगर शुरू के n प्राकृतिक संख्याएं हो या x प्राकृतिक संख्याओं, कितनी भी संख्याएं हो, आपको मालूम है जो बीच की संख्या होगी वही एवरेज कहलाएगी। और बीच की संख्या निकालने का मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा है, n+1/2। ठीक है, आप यहाँ पे भी डाल दीजिए, n कितना है, 3 संख्या है, तो 3 + 1 कितना हुआ 4/2, उत्तर 2। अब आप सोचिए 1 2 3 4 5 है, मान के चलिए, यहाँ पे अब एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज हो जाएगा अब 3, 1 2 3 4 5 में बीच का स्तंभ कौन सा है, 3, तो ये एवरेज हो जाएगा। आप देखिए संख्याएं कितनी दी है, 5, तो 5 में 1 जोड़िए कितना हुआ 6/2 3। तो इसी आधार पर उत्तर तुरंत आता है, ये सारा कुछ औसत में पढ़ाए रखा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, शुरू की x प्राकृतिक संख्याएं हैं यानी कि x नेचुरल नंबर है, तो इनका औसत क्या होना चाहिए, बीच की संख्या। बीच की संख्या क्या होगी, x संख्याएं हैं तो x + 1/2, और ये किसके बराबर है, ये एवरेज है, ये किसके बराबर आएगा 4x/7 के। तो आप देखिए यहाँ पे 7 को ऊपर डाल दीजिए, 7x + 7 बराबर 8x, इस x को इधर ले जाइए तो 8x - 7x, x बराबर 7, बराबर हो गई, x बराबर 7। तो पहली x 7 संख्याओं का ही औसत आपका दे रखा है 4x/7। अब आप चाहें इसे कंफर्म करना है कि सर हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स धोखा आपको नहीं देगी। यहाँ पे आप देखिए 4 × 7 डाल दीजिए, बटे में 7 आपका आ गया, तो कितना आ रहा है एवरेज 4। अब आप लिखना भी चाहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, पहली 7 प्राकृतिक संख्याएं हमने लिख दी, इसका बीच का टर्म क्या होगा 4, यही एवरेज होता है, बिल्कुल। तो हर चीज अपने में ही मान्य है, आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आपका उत्तर क्या आ रहा है, पहले की 7 प्राकृतिक संख्याओं का ही एवरेज दे रखा है यहाँ पे। क्लियर है बात? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में रहना चाहिए कि मिडिल टर्म क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी लिखा रखा है। और लगातार आने वाली संख्याओं में हमेशा मिडिल का जो टर्म रहता है, यानी कि जो बीच की संख्या रहती है, वही आपका एवरेज बनता है।
देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है। सिंपल इंटरेस्ट भी हम ऑलरेडी, यानी कि सामान्य ब्याज भी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो आप देखिए अभी तक हमने काफ़ी सारा कुछ कवर कर लिया है। पिछले 8-10 दिन में अपन क्लासेस कर रहे हैं, 10 दिन से, और 10 दिन में हमने काफ़ी सारा चीज़ें कवर कर ली हैं। ठीक, आइए अब इस प्रश्न को देखिए एक बार। क्या कह रहा है, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर बराबर है, दर का प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी कि आपको जो ब्याज है वो दे रखा है कि 1/9 प्रिंसिपल का, यानी कि जितना आपने उधार लिया उस पे 1/9 हिस्सा आप ब्याज के तौर पे चुकाते हैं। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, यहाँ पे साधारण ब्याज लग रहा है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर, यानी कि कितने साल तक आपने वह पैसा उधार लिया है वह बताया नहीं गया है, और यहाँ पे जो आपका रेट प्रतिशत होगा, यानी कि जो ब्याज की दर होगी वो भी नहीं बताई गई है, हमें पता करनी है। ठीक है, एक चीज जो ये बताई गई है यहाँ पे कि जितने समय तक के लिए आप इसको उधार पर लेंगे वो बराबर है रेट प्रतिशत के, यानी कि टी बराबर क्या हुआ, आर के। ठीक है, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बटे 100। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आर और टी सेम दे रखा है। ठीक है, और एस आई कितना दे रखा है, 1/9 पी का, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/9 पी का। ठीक है, ये ऐसा ही आपको दे रखा है। P कितना है, P तो P के बराबर है, R और T सेम है, हमको क्या निकालना है, R निकालना है। तो R को R की तरह लिखे रहने देते हैं, T को भी R ही लिख देते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। बटे में कितना है, 100 है, बटे में कितना है, 100 है। देखिए P से P कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे R 2 बार है, तो R 2 बार गुणा होगी तो क्या बन जाएगी, R², और R² बराबर किसके है, इस 100 को आप ऊपर डाल दीजिए, 100/9, 100/9। तो R कितनी आएगी आप एक बार चेक करिए, √100/9, √100/9। तो 100 किसी का वर्ग है क्या, बिल्कुल हमें पता है 100 किसका वर्ग होता है, 10 का, तो ऊपर बाहर निकल जाएगा 10। और 9 किसी का वर्ग होता है क्या, तो हमें पता है 3 का। तो आपका जो रेट प्रतिशत आएगा और आपका जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 10/3। तो रेट प्रतिशत आपका कितना हुआ, 10/3%। ऑप्शन नंबर डी उचित है। ठीक है, देखिए कंफ्यूज करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए इसे मिश्रित भिन्न की तरह लिखा हुआ है, यह आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 10 3 बार कटेंगे तो इसको कितना लिखेंगे, 1। तो यह कितना हुआ, देखिए 3 की गुणा 3 से कितना हुआ, 9 जमा 1 कितना हुआ है ऊपर, 3 3 9 1, 10/3%। तो इसी को मिश्रित भिन्न में 3 1/3% के तौर पर लिखा हुआ है। घबराना बिल्कुल नहीं है, जो पढ़ा हुआ है उसी के आधार पर देखिए प्रश्न सारे बनते हुए चले जाएंगे। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। इसको निकालने की कोशिश करेंगे। इस तरीके का भी प्रश्न हमने कर रखा है, और इस तरीके का एक प्रश्न पहले भी पेपर में भी आ चुका है। क्या लिखता है, ए जो है बी को 600 रुपये उधार देता है 2 वर्ष के लिए, और ए जो है सी को 150 रुपये उधार देता है 4 वर्ष के लिए। ठीक है, बी को एक अलग राशि दे रहा है कुछ अलग समय के लिए, सी को अलग राशि दे रहा है कुछ अलग समय के लिए। ठीक है, परंतु जब दोनों से वो मिलाकर ब्याज लेता है तो दोनों से 90 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है, यानी कि दोनों से मिला के जब ए ब्याज लेने जाएगा तो वह 90 रुपये पाएगा। ठीक है, आप समझिए आपने अपने 2 दोस्तों को पैसा दिया है, अब आप जब उनसे ब्याज वसूलने जाएंगे तो आपको 90 रुपये मिल रहा है दोनों से मिला करके, दोनों से मिला करके। ठीक, ब्याज की दर ज्ञात करें, साधारण ब्याज की गणना की गई है, सिंपल इंटरेस्ट लगाया गया है, हमें बताना है कि रेट प्रतिशत क्या होगी, ब्याज दर क्या होगी, आर आपको बताना है। ठीक है, चलिए निकालिए एक बार इसको, कोशिश करिए। ठीक है, ए ने अगर 2 जनों को, ए बी और सी को अगर अलग अलग पैसा अलग अलग समय के लिए दिया है तो उन दोनों से अलग अलग उसको कुछ ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है,
मान के चलिए जो टोटल ब्याज उसे प्राप्त होगा, जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट उसे प्राप्त होगा, वह बराबर कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो वह ए से लेगा, माफ करिएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो वो बी से लेगा, जमा सिंपल इंटरेस्ट जो वह सी से लेगा। आपने दो जनों को पैसा दिया है, दोनों से जो ब्याज मिलेगी, एक से सपोज 20 रुपए मिल गई, एक से आपको 30 रुपए मिल गई, तो कुल ब्याज कितनी मिली, 20 और 30 50। उसी के आधार पर टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा, जितना ब्याज उसे बी से मिलेगा जमा जितना ब्याज उसे सी से मिलेगा। हम सभी को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर किसके होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है जितना आपने राशि ले रखी है पी, कितने दर पे ले रखी है आर, कितने समय तक लिए बटे 100। ठीक है, तो जब आप बी के बारे में लिखेंगे तो आप देखेंगे कि क्या यहाँ पे मिलता है, बी ने 600 रुपए लिए हैं, यानी कि पी हो गया 600। थोड़ा सा पतला कर लिया जाए पेन को यहाँ पे, क्योंकि फिर जगह बनने में दिक्कत हो। ठीक है, तो कुल मिला के ब्याज कितना मिला है, 90 रुपए। कितना मिला है, 90 रुपए। तो यहाँ आप 90 लिखे रहने दीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी से कितना ब्याज मिला है वो हमें पता नहीं है, कैसे निकालेंगे, पी आर टी बटे 100। तो बी ने कितना रुपए उधार लिया था, 600 रुपए। तो यहाँ 600 गुणा कितने समय तक लिया था, 2 वर्ष के लिए। रेट हमें पता नहीं है, आर बटे में 100। यह तो वह ब्याज हो गया जो बी से मिला है, जमा सी से कितना ब्याज मिला होगा, जितना सी ने पैसा लिया, कितना लिया, 150, गुणा कितने समय तक लिया है, 4 साल तक के लिए, 4 वर्ष। रेट अभी भी हमें पता नहीं है, आर ही रहेगा बटे में 100। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक तरफ आपको 90 दिख रहा होगा बाईं तरफ, और दाईं तरफ आपको कैलकुलेशन दिख रही होगी। कैलकुलेशन को सॉल्व करिए। ये 2 शून्य इन 2 शून्य से कट गए, ठीक, ये 1 शून्य इससे कट गया, 2 के पहाड़ 5 के पहाड़े में ये 2 बार आएगा, ये 3 बार आएगा, 2 से आप इस 4 को काटेंगे 2 बार। ठीक, तो यहाँ 90 है जो, वो बराबर किसका हुआ, 6 दूनी 2, कितना हुआ, 12 आर, जमा 2 3 दूनी 2, कितना हुआ, 6 आर, बराबर है। ठीक, तो आप देखिए कहीं ना कहीं 90 बराबर किसके आ रहा है, 18 आर के। तो आर कितनी आनी चाहिए, 90 बटे 18। यह क्या हुआ, 5। ये कितना होता है, 5। तो आपका जो रेट प्रतिशत था वो कितना आया, 5%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल उचित उत्तर है। ठीक है, तो आप जब तक ऐसे गणित के प्रश्नों में खुद को वहां पर नहीं डाल करके देखेंगे तब तक एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी आपको। इसीलिए खुद को उस सिचुएशन में डालकर देखना है कि मैं अपने दोस्तों को ब्याज पे पैसा दे रहा हूं, उधार दे रहा हूं, तो दोनों से मुझे कुछ ना कुछ ब्याज प्राप्त होगा। कुल ब्याज कितना प्राप्त होगा, जितना दोनों मिला करके देंगे। बी ने इतना दिया, सी ने इतना दिया, दोनों को जोड़ लिया तो मेरे पास कुल ब्याज का पैसा आ गया जेब में। ठीक है, तो हमने उसकी गणना कर ली। यहाँ पे फिर हमें पता चला कि आर बराबर कितना आ रहा है, 5% के। आर बराबर कितना आ रहा है, 5% के। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। एक कॉन्सेप्ट समझिए, ये बॉटल कॉन्सेप्ट पे ही निर्भर होता है, आप समझने की बस कोशिश करिएगा। ठीक है, मान लीजिए आज कोई चीज 100 है, ठीक है, मान लीजिए आज कोई चीज 100 है, ठीक। अब मैं बोलूं इस पे 10% की वृद्धि हो गई है, तो बॉटल क्या बता रही है, 100 तो भरी हुई थी, 10% अधिक हो गई, तो कुल मिला के कितनी हो गई, 110%। 110% कितनी हो गई, 110%। किसकी, 100 की। अब जब भी आप देखेंगे कि 110% को आप लिखेंगे कैसे, 1.1 की तरह। क्यों, क्योंकि 110% यानी कि बटे में 100 रहता है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1.1 की तरह। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि ये वाली जो राशि आई है ये भी 10% बढ़ गई है, ध्यान से देखिएगा, बढ़ गई है, तो इतनी पूरी चीज फिर 10% से बढ़ गई है, यानी कि इतनी पूरी चीज वापस 110% हो गई है। तो 110% किस चीज का, इतनी पूरी चीज का, यानी कि 1.1 इंटू 100। ठीक है, यहां हम 100 ले रहे थे, क्यों, क्योंकि 100 रुपए जो था वो 10% से बढ़ के 110% हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे 100 रुपए नहीं, अब 1.1 इंटू 100 जो है वह 10% से बढ़ के 110% हो गए। तो इसी तरीके से चीजें चलती जाएगी। इसको आप लिखने की कोशिश करेंगे तो कैसे लिख पाएंगे, देखिए 110% क्या हुआ, 1.1 इंटू अंदर क्या है 1.1 इंटू 100, तो
यह बात बहुत ही उचित तरीके से आपको पता रहनी चाहिए। ये तो बढ़ाने के क्रम में हुई, ये तो बढ़ाने के क्रम में हुई, ये सारी चीज़ें हमने सीख रखी है। अब आप देखिए घटाते क्रम में भी ऐसे ही होगा, यानी कि आप समझिए ये कोई चीज़ है, बॉटल, ठीक, 100 है आज, कल आपने इसमें से 10% घटा दिया तो बॉटल कितनी बची, 90% बची। तो 90% किसका, जितनी थी 100 थी तो 100, तो 90% क्या हुआ, 90/100 यानी कि 0.9 × 100, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि इसी चीज़ को फिर से 10% से घटा दीजिए तो क्या बनेगी यहाँ पे बात बहुत ही सिंपल बनेगी कि अब ये पूरी चीज़ 90% से मतलब 10% से घटा दी गई है। तो अब पूरी चीज़ ये वाली जो थी, अगर ये 10% से घटा दी गई है तो इस पूरी चीज़ का 90% बचा होगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ, वापस 90% इस पूरी चीज़ का, यानी कि 0.9 × 100। आप लिखना चाहेंगे तो फिर से ये बात वैसी ही दिखेगी, 0.9 × 0.9 × 100। बात बराबर है, ठीक। तो अगर आप एक पैटर्न देख पा रहे हैं तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि अगर लगातार मैं 10% वृद्धि करते जाऊं, ठीक है, अगर 2 बार करूंगा तो कैसा दिखेगा उत्तर मेरा, 1.1 × 1.1, ठीक है, इंटू जो शुरुआत की वैल्यू थी। अगर मैं बोलूं कि 10% में वृद्धि करते जाऊं 3 बार तो अब उत्तर मेरा कैसा दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, 1.1 1.1 1.1 कितनी बार, 3 बार, इंटू जो भी शुरुआत की वैल्यू थी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं घटौती करते जाऊं 10% से, ठीक है, तो क्या होगा, 10% घट गया यानी कितना बचा, 90%, 90%, 90%। तो इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ पे, 0.9 0.9 0.9, जितनी बार हो रहा है उतनी बार आपको करना है, ठीक है। कभी कभी आपको प्रतिशत वृद्धि जब जनसंख्या की बोली जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि देखिए पहले साल 5% से वृद्धि हुई, अगले साल 6% से वृद्धि हुई, ठीक है। अब बताइए कुल संख्या कितनी है। इसको आप हमारे नेट वाले से भी निकाल सकते हैं जो हमने पढ़ा था, AB/100, इस वाले से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जब तक 2 वर्ष का है तब तक आप इससे निकाल सकते हैं, पर जब 3 वर्ष का हो या 2 से अधिक वर्षों का हो तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। 5% से अगर वृद्धि हुई और फिर 6% से वृद्धि हुई है तो आप अब कैसे लिखेंगे, 5% यानी कि 105%, 6% यानी कि 106%, तो आप कैसे लिखेंगे 105/100, तो ये 1.05 हो गया, 106/100 1.06 हो गया। बात बराबर है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं इसके बाद 7% से वृद्धि हुई है तो आप क्या लिखेंगे 107%, यानी कि अब यह चीज आपकी आ जाएगी 1.07, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान और इजी होता है। ये आपकी जनसंख्या वृद्धि हो या घटौती हो, इन सब में भी लागू होता है। जब तक 2 साल तक की बात हो रही है, यानी कि 2 बार काम करना है, तो ये जो नेट वाली चीज हमने पढ़ी थी ये बहुत ही बखूबी लागू होती है। परंतु जब भी 2 से अधिक हो, ऐसा नहीं है कि हम इसको लागू नहीं कर सकते हैं, थोड़ा मेहनत का काम है, पर तब अगर 2 साल से अधिक यानी कि 2 बार से अधिक काम हो रहा है तो आप ये वाला डायरेक्ट मेथड भी अपनाएंगे तो भी बहुत इजी है। इसीलिए आपको बॉटल कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि आप चीज़ों को समझते हुए तुरंत काम करेंगे, ठीक बात है। आइए अब अपने प्रश्न की ओर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत उचित और सीधा साफ बात क्या कर रहा है, ये बोलना चाह रहा है एक कार की कीमत में सालाना 10% की दर से अवमूल्यन होता है, यानी कि डेप्रीशिएट होती है। देखिए आप आज कार लेके आ जाइए 10 लाख की, ठीक है, क्या लगता है आपको 1 साल बाद वो 10 लाख की ही बिकेगी? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत कम में बिकेगी, 6-7 लाख में बिकेगी या 8 लाख में बिकेगी, डिपेंड करता है। बोलने का अर्थात यहाँ पर क्या है, बोलने का अर्थात यह है यहाँ पे कि उसकी कहीं ना कहीं घटौती होगी, डेप्रीशिएट होगी, अवमूल्यन होगा, यानी कि कम हो जाएगी कीमत, ठीक है। अब वो बता रहा है कि कार की कीमत प्रति साल 10% से घटती जा रही है। तो अगर आज कार की कीमत अगर 3 लाख रुपए है, यहाँ पे होना चाहिए, अगर कार की कीमत आज 3 लाख रुपए है, कार की कीमत 3 लाख रुपए, इफ इट कॉस्ट रुपीज 3 लाख रुपए 3 years अगो,
तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार, यानी कि आज से 3 साल पहले अगर कार की कीमत 3 लाख रुपए थी तो आज उस कार की कीमत क्या होगी। तो आप छलांग लगा लीजिए सीधा 3 साल पहले और देखिए कि ये 3 साल पहले कार कितने की थी, इतने की, ठीक है, 3 साल पहले। उसके अगले साल 10% से घट गई होगी। अब आप सभी को पता है 10% से कोई चीज घट जाएगी, कितनी बचेगी, 90% ही बच जाएगी। तो कहीं ना कहीं 3 लाख का 90% ही हमारे पास बच गया, यानी कि आप बोल सकते हैं कि अब आपके पास कितनी वैल्यू बच गई होगी, 90%, यानी कि 0.9 किसका, 3 लाख का, ठीक है। अब उसके अगले साल क्या हुआ होगा, फिर से 10% की घटौती हुई होगी, यानी कि अब ये पूरी चीज जो थी फिर से 10% घट गई, यानी कि अब इस पूरी चीज का 90% ही बच गया। तो 90% अर्थात 90%, यानी कि 90/100, 0.9 बच गया किस चीज का, इस पूरी चीज का। तो अब आपको कैसा दिख रहा होगा, 3 लाख फिर से, ठीक है। बहुत लिख लिख के दिखा रहा हूं, पेपर में इतना करने की जरूरत नहीं है, पेपर में भी बताऊंगा कैसे तुरंत लिखना है। इसके बाद क्या होगा, फिर से 10% गिर गई और हम आज में आ गए, यानी कि देखो ये अगर आज हम यहाँ पे हैं प्रेजेंट में, तभी तो ये बात लागू होगी कि ये 1 साल पहले रहा होगा, ये कहीं ना कहीं 2 साल पहले रहा होगा और ये कहीं ना कहीं 3 साल पहले रहा होगा, यानी कि ये 3 साल पहले कार की वैल्यू कितनी थी, 3 लाख, उसके अगले साल इतनी बची, उसके अगले साल इतनी बची, और आज जब हम इस पे काम करेंगे तो आज हम आज के दिन पे आ जाएंगे, प्रेजेंट पे आ जाएंगे, तो कितनी बचेगी, 10%। इस पूरी चीज का घट गया, यानी बचा कितना, 90%। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, 0.9, ये दोनों का, तो यहाँ 0.9 2 बार थे ही थे, उनको भी लगाइए, इंटू 3 लाख रुपए, तो यह आपका उत्तर होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप करके देखिए यहाँ पे 0.9, ठीक, तो 9/10 लिख दीजिए इसको आसानी के लिए, और यहाँ 3 लाख रुपए। देखिए बहुत आसान है, देखिए कुछ आपको मेहनत नहीं करनी, मैं आपको सब जगह शॉर्टकट बताता हूँ। ये देखिए ये 3 शून्य इन 3 शून्यों से कट जाएंगे, ठीक। अब 2 शून्य को आप इधर अलग रखिए, यहाँ पे कैसे दिखेगा आपको, 9 कितना होता है, 81 9 729, 729 गुणा 3, और उसके बाद में 2 शून्य आ जाएंगे। आप देखिए 9 और 3 जब गुणा होगा तो आखिर में आपको 7 दिखेगा, उसके बाद ये 2 शून्य दिखेंगे। तो कोई ऐसा उत्तर है जहां आखिर में 2 शून्य है और 7 है, तो आप बिल्कुल देखेंगे ये वाला है, तो ऑप्शन बी। आप चाहे शॉर्टकट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप 729 × 3 भी करेंगे तो आपको पता है कि वहाँ कितना आएगा, 2187, तो 218700 आपकी उचित वैल्यू है। यानी कि कहीं ना कहीं जो कार 3 लाख रुपए की थी आज से 3 साल पहले, आज उसकी वैल्यू घट के 2,18,700 रुपए ही रह गई है, ठीक है। यह आपका उत्तर है। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन करने के लिए सिखाया जा रहा है, पेपर में अगर आप काम करेंगे तो तुरंत ऐसे करेंगे। आप देखेंगे अगर 2 साल की बात है तो 0.9 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर 3 साल की बात है तो 0.9 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर 5 साल की बात है तो 0.9 5 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, पेपर में तुरंत काम करना है। अब आप समझ के देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण आपके लिए ले लेता हूँ, फटाफट ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने एक मशीन खरीदी, ठीक है, आपने एक मशीन खरीदी, यह 15% से हर साल घटती रहती है, तो बताइए 3 साल बाद इसका क्या मूल्य रहेगा। तो आपको देखना है 3 साल तक बात हो रही है, यानी कि 3 बार 15% घटते रहेगा, यानी कि 3 बार 85% आपको मिलते रहेगा। तो 85% कितना हुआ, 0.85, तो 3 बार होगा ये, 0.85 0.85 और 0.85। तुरंत काम करना है, पेपर में इतना दिमाग नहीं लगाना है, इसीलिए आपको प्रीवियस स्लाइड में समय लेकर बखूबी समझाया जा रहा है कि कैसे वो चीज़ हो रही है। अब मैंने आपसे कह दिया कि एक कार है, पहले साल तो 10% ही घटती है, उसके बाद 5% ही घटती है, उसके बाद फिर 10% घट जाती है उसकी वैल्यू। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले साल 10% घटी यानी कि 90% बची, अगले साल 5% घटी यानी कि 95% बची, इसके बाद फिर 10% घटी तो कितनी बची, 90%। तो 90% का मान क्या हुआ, 0.9, 95% का मान क्या हुआ, 0.95, 90% का मान क्या हुआ, 0.9। तो आपको इस तरीके से पेपर में काम करना है। अब कितना भी टफ क्वेश्चन आपको क्यों ना लगे, परंतु एक लाइन में वह सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको अगर एक बात करूं जनसंख्या की,
उसको भी अब तुरंत आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं 3 साल के लिए बात कर रहा हूँ, 3 साल तक के लिए। मैं बोल रहा हूँ पहले साल जनसंख्या में वृद्धि हुई 10%, अगले साल वृद्धि बोल रहा हूँ, प्लस बोल रहा हूँ, तो आगे बढ़ना है, बॉटल को भरना है, ऊपर लेके जाना है। 20% की वृद्धि हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं 5% की ही वृद्धि हुई। तो कुल बताइए आज कितनी जनसंख्या है? तो यहाँ पे जितनी भी रहने दीजिए, अब आपको मालूम है ये 10% बढ़ गई यानी कि 110% हो गई, ये 20% बढ़ गई यानी कि 120% हो गई, ये 5% बढ़ गई यानी कि 105% हो गई। तो ये कितना होगा 1.1, ये कितना होगा 1.2 और ये कितना होगा 1.05। तुरंत काम करना है, तुरंत काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 110 में 20 जोड़ रहे हैं, फिर गलत है। आप देखिए ये जितनी चीज थी 20% से बढ़ गई, तो इस पूरी चीज का 20% बढ़ गया तो 120% हुआ। ये पूरी जितनी चीज थी ये 5% से बढ़ गई, तो इस पूरी चीज का जो भी 5% होगा वह बढ़ गया, यानी कि इस पूरी चीज का 105% अब मिल गया। तो ये तुरंत आप काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जोड़ते हुए जा रहे हैं फिर गलत आ जाएगी कैलकुलेशन, फिर समझाने का पूरा मतलब खराब हो जाएगा। इसमें घटौती भी आप कर सकते हैं, यानी कि एक और उदाहरण ले लीजिए, इतनी चर्चा आपसे कोई भी नहीं करेगा, अब ऐसा नहीं हो कि हमसे कोई प्रश्न ना बने। यानी कि मैंने बोला 10% वृद्धि हुई, फिर 15% वृद्धि हुई, फिर 10% घटौती हो गई। ठीक, ये बढ़ा और ये घट गया, यानी कि माइनस हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% वृद्धि यानी कि 110%, 15% वृद्धि 115%, 10% घटौती यानी कि बचा कितना 90%। ठीक, 110 को क्या लिखेंगे 1.1, 115 को क्या लिखेंगे 1.15 और 90 को क्या लिखेंगे 0.9। ये आपका उत्तर। बात क्लियर है अब? ठीक है, तो अब ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए तो ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए कि हमसे ना बने, बिल्कुल बनना चाहिए, बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए एक प्रश्न के पीछे हमने 3-4 क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है 6, और प्रश्न खुद। तो आप बोलिए एक क्वेश्चन की जगह 7-8 क्वेश्चन अपन ने बना लिए यहाँ पर। चलिए आइए देखिए इस प्रश्न को। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? यानी कि दो नंबर ऐसे हैं 25% और 20% कम है तीसरे नंबर से। ठीक है, तो बताइए बाय हाउ मच परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर टू बी एनहेंस्ड टू मेक इट इक्वल टू द सेकंड नंबर। करिए। ठीक है, चलिए आइए देखिए इसको। बहुत आसान प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है, पहले प्रश्न की भाषा को समझिए। एक तीसरा नंबर है, ठीक है, एक तीसरा नंबर है, एक पहला नंबर है और एक बीच का नंबर है, दूसरा नंबर। अगर तीसरे नंबर को आप 100 मान लीजिए तो यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। मैंने आप सभी को कहा है जब भी प्रतिशत के प्रश्न बनाने और कुछ चीज आपको माननी है, अज्यूम करनी है, तो उसको 100 मान लीजिए कि बाकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो क्या बोला जा रहा है, पहला जो नंबर है वो तीसरे नंबर की तुलना में, यानी कि जो ए है वह तीसरे नंबर सी की तुलना में 25% कम है। तो 100 वाली चीज अगर 25% कम हो जाए तो कहीं ना कहीं 75 के बराबर होगी। दूसरी जो संख्या है वह कितनी कम है, 20% कम है। किसके बनस्पत, तीसरी संख्या के। यानी कि बी जो है वह सी के तुलना में 20% कम है, यानी कि 100 की तुलना में 20% कम है, यानी कि 80 है। यह बात आप सभी को समझ में आ गई? ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया। अगर इतना समझ गए तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्यों? अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि बताइए पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि, पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह दूसरी संख्या के बराबर बन जाए। यानी कि अगर आप समझिए ये 75 की बिल्डिंग है और समझिए ये 80 की बिल्डिंग है, तो आपको ये पूछ रहा है कि 75 में ऐसा आप कितना बढ़ाएंगे तो वह 80 बन जाएगा। तो आपको मालूम है 5 बढ़ाएंगे तो वह 80 बन जाएगा। 75 में कहीं ना कहीं 5 जोड़ेंगे तो 80 बन जाएगा। तो 5 तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 5 किसको बढ़ाना पड़ेगा? 75 को 5 बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वह 80 के बराबर आएगा। तो 75 को 5 बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रतिशत वृद्धि यानी कि परसेंटेज इंक्रीज आपसे पूछ रहा है, तो वह क्या होगा? जितना आपको बढ़ाना है यानी कि 5, किसको 5 बढ़ाएंगे? 75 को 5 बढ़ाएंगे तब जाके वो कितना बन जाएगा? 80। तो आपको प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 से करनी पड़ेगी। तो आप देखिए यहाँ पे आपका उत्तर क्या आ रहा है, 5/75 इंटू 100, ठीक। तो ये आपका देखिए 25 के फाड़े में 4 बार जाता है, ये 3 बार जाता है, तो आपका उत्तर आ रहा है 5 चौक के 20/3 प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता है। तो 20/3 है क्या? देखिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि 20/3 को आप लिखेंगे कैसे? मिश्रित भिन्न में। देखिए बार बार वह मिश्रित भिन्न में ही लिखना चाह रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपने जो चीज निकाली है सोच समझ के निकाली है, बिल्कुल सीखने के बाद निकाली है, तो आप गलत नहीं होंगे। बस अपने ऊपर भरोसा रखिए। 3 छक्के 18, बचा कितना? 2। तो आप इसको मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे, 3 बटे में रहेगा जिससे आप भाग देते हैं, ठीक है। 6 यहाँ पे रहेगा और इसमें क्या जोड़ेंगे? 2। तो 3 छक्के 18, 2 20। तो ये किसके बराबर है? 20/3 प्रतिशत। तो ऑप्शन ए आपका उचित आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ये नेट चेंज वाला हो गया वापस, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितनी बार चेंज हो रहा है? यहाँ पे देखिए 2 बार हो रहा है, यानी कि एक बार बढ़ाया जा रहा है 20% से और एक बार घटाया जा रहा है 30% से। तो ये बहुत आसान हो जाता है, ये बहुत आसान हो जाता है। जब तक बात 2 बार करी जा रही है, आप नेट वाली चीज यानी कि ए बी बटे 100 करेंगे, तब तक आप तुरंत आंसर आ जाएगा। पर 2 से जब भी अधिक होगा तो आप बॉटल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तब आप बॉटल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ज्यादा बेहतर आपका विकल्प वो बन करके आ जाएगा। ठीक बात है। चलिए बहुत बढ़िया, करिए इसको, फटाफट आंसर बताइए। बीस % बढ़ाया जा रहा है, फिर 30% घटाया जा रहा है, ठीक है। तो नेट चेंज यानी कि जो हमने सक्सेसिव चेंज पढ़ा था, नेट चेंज पढ़ा था, लगातार होने वाली जो भी घटौतियां बढ़ोती होती है उसमें क्या काम होता है? ए है आपका +20, बी है आपका -30, तो ए बी की गुणा क्या होगी? प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। तो बताइए कितना आ रहा है आपका उत्तर? ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? ए बी बटे 100, यही पढ़ा था, ठीक। अब आप देखिए ये क्या है? नेट चेंज है। ये क्या है? नेट चेंज है। ये हमने शुरू में ही प्रतिशत की क्लास में पढ़ रखा है। तो पहले क्या हो रहा है? 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि प्लस हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? 20 प्लस में लिखेंगे, ठीक। बाद में क्या हो रहा है? घटौती हो रही है, 30% से घटाया जा रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? -30, ठीक। अब देखिए आपका क्या हो रहा है आखिर में? ए गुणा बी, तो 20 और -30, प्लस इंटू माइनस कितना होता है? माइनस होता है। तो 20 और 30 की गुणा 600, परंतु ये क्या आएगी? माइनस में आएगी, क्योंकि 20 की गुणा -30 से -600 देगी, बटे में 100। तो ये 2 शून्य इन 2 शून्यों खा जाएंगे, तो 20 - 30 -6, 20 - 30 -6, तो हम सभी जानते हैं ये कितना होगा? 20 - 36, ये बराबर कितना है? -16। तो ये जो है -16% हुआ। तो -16% क्या दर्शाता है? रटना नहीं है कि माइनस नहीं दिया है सर ऑप्शन में। माइनस क्या दर्शाता है? माइनस हमेशा दर्शाता है डिक्रीज को। माइनस हमेशा क्या दर्शाता है? कि आप कम हुए हो, आप माइनस हो गए हो, आप पीछे चले गए हो जिंदगी में। तो माइनस क्या दर्शा रहा है? घटौती को। तो 16% घटौती आपका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 16% डिक्रीज। क्लियर है? तो जब तक 2 बार काम किया जा रहा है
तब तक आप नेट चेंज का कॉन्सेप्ट लगाइए, आपका आंसर तुरंत आएगा। जब 2 से अधिक यानी कि 3 बार 4 बार काम किया जा रहा है तो बॉटल कॉन्सेप्ट लगाइए, आपका आंसर तुरंत आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एज के प्रश्न हैं ये, यानी कि हमारे उम्र से रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं ये पेपर में एक आना ही आना है। रेशियो प्रपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात के टॉपिक का ये कैलकुलेशन होता है, इसको करने की कोशिश करिए। देखिए क्या क्या जानकारी दे रखी है और उसके तहत आगे बढ़िए बिना घबराए, एकदम मजे से। ए तथा बी की आयु का अनुपात 2/3 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8/11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बी की वर्तमान आयु बताइए, यानी कि आज ए और बी की जो भी एज है वो 2/3 के अनुपात में है। ठीक है, 6 साल बाद, अब 6 साल बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए ही 6 साल बड़ा होगा, बी भी तो 6 साल बड़ा होगा। ठीक है, आज आप 20 साल के हैं, आपका छोटा भाई 10 साल का है मान के चलिए, तो आप 6 साल बाद 26 के हो जाएंगे तो आपका भाई थोड़ी नहीं 10 साल का रहेगा, वो भी 10 से 6 साल बढ़ के 16 का हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हमारे ध्यान में है तो हमसे कभी भी गलती नहीं होगी एज के प्रश्न में। ठीक है, तो आज देखिए प्रेजेंट में, प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट होता है आज। प्रेजेंट क्या होता है? आज। ठीक, आज ए और बी की अगर आप तुलना करेंगे उम्रों की तो हमें मालूम है 2:3 है, यानी कि ये 2x का हुआ और ये कितना हुआ? 3x का हुआ। बात बराबर है? ठीक, अब आज की बात है, ये तो आज की चर्चा है। आज से 6 साल बाद ये भी 6 साल बढ़ जाएगा, ये भी 6 साल बढ़ जाएगा, तो ये कितने का हो जाएगा? जितना का आज है जमा 6। आज अगर आप 20 के हैं तो 6 साल बाद क्या होंगे? 20 जमा 6 26। ठीक, तो ये कितने का हो जाएगा? 2x + 6, और ये कितने का हो जाएगा? 3x + 6। बराबर है। अब जब 6 साल बाद हम उनकी उम्रों का अनुपात लेते हैं तो वह कितना आता है? 8/11, यानी कि ये जो अनुपात है वह किसके बराबर है? 8/11। 8/11। तो अब आपको x निकालनी है। अगर आपको x पता चल जाएगा तो आपको a और b की ये वाली आज की वर्तमान आयु पता चल जाएगी, वर्तमान आयु पता चल जाएगी। ठीक, तो निकालिए चलिए। 2x/6 जमा 3x/6 बराबर 8/11। ठीक, अब आप देखिए यहाँ से इधर कैलकुलेशन करिए। 22x + 66 बराबर 8, 24x + 48। ठीक, आप देखिए यहाँ पे 48 को इधर ले आइए, 66 में से 48 चला गया, 18 बचा। 24x यहाँ पे इधर ले आइए, कितना बचेगा? 2x। तो 2x बराबर कितना हुआ? 18। ठीक है, अब आपसे देखिए क्या पूछा गया। आपसे पूछा गया है b की वर्तमान आयु बताइए, तो x आप निकाल दीजिए, कितना आएगा? 9। तो कहीं ना कहीं a की वर्तमान आयु 2 × 9 18 हुई और इसकी 3 × 9 27 हुई। ठीक है, a की पूछता तो आपके पास डायरेक्ट आंसर था 18 यानी कि 2x, परंतु b की पूछ रहा है तो आपने x की कैलकुलेशन की, देखा कि x 9 है, तो अब आपने देखा 3 × 9 27 साल का रहा होगा वो। ठीक है, आपको अगर क्रॉस चेक करके देखना है तो देखो, अगर आज ये 18 और 27 साल के हैं तो आज इनका अनुपात क्या? 9/9 में देखिए ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, तो सही है। 6 साल बाद ये कहीं ना कहीं 33 का होगा और 6 साल बाद ये 24 का होगा। अब 3 से काट के देखिए, 8 बार कटेगा, ये 11 बार कटेगा। तो ऐसे प्रश्नों में आप कभी गलती कर ही नहीं सकते, आप कभी भी गलती दुनिया में कर ही नहीं सकते। आपका ऑप्शन क्या आया था? 27 साल बी की उम्र है। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए आइए,
यदि चीनी की कीमत में 25% का वृद्धि किया जाए तो कोई व्यक्ति अपनी खपत कितनी कम करे ताकि उसके खर्च में कोई बदलाव ना हो। मैंने आप सभी को एक शॉर्टकट बताया हुआ है कि कभी भी हमें देखना है कि अगर खर्चा हमारे को अपने घर का सेम रखना है, यानी कि समान रखना है, उसमें कोई इजाफा नहीं देखना चाहते हम, कोई बदलाव नहीं देखना चाहते हम, तो हम क्या करते हैं, हमें मालूम है जो कुल खर्चा होता है यानी कि एक्सपेंडिचर होता है वह किसके बराबर होता है, जितनी की कोई भी वस्तु कितने रुपए की है, ठीक है, और हम कितना किलो उसको खपत करते हैं। अगर 10 रुपए की कोई चीज़ है, आप 20 किलो खर्च करते हो तो आपका कुल खर्च कितना होता है, 200, ठीक। तो मैंने ये आपको बता रखा है, जितने रुपए की वस्तु है और आप कितने किलो उसको कंज्यूम करते हो, कितने लीटर, कितने, जितनी भी आप उसको मात्रा में कंज्यूम करते हो। तो 10 रुपए की चीज़ अगर 20 लीटर आप घर पे अपनाते हैं तो 10 गुणा 20 आता है आपको। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप अपना खर्च सेम रखना चाहते हैं, समान रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी ए भी आना चाहिए, यानी कि यहाँ बी कर दीजिए, यहाँ पे ए कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो अब देखिए इसी के तहत अगर हम यहाँ पे चले तो हमें क्या बोला जा रहा है, जो चीनी की कीमत है 25% बढ़ गई है। तो अगर चीनी की कीमत 100 थी तो अब कितनी हो गई होगी, 125। तो हमें क्या करना है, ए को इधर डाल दीजिए, ए को आपने इधर डाल दिया, इस बी को आप इधर डाल दीजिए, 125 डाल दिया। तो ये तो चीनी की कीमत थी, बढ़ गई, तो हमारी जो खपत थी यानी कि कितना हम घर में लेते थे, तो पहले 125 अगर लेते थे किलो, अब कितने किलो खर्च, मतलब हम खपत कर रहे हैं 100 किलो, यानी कि जो हमारी खपत है वो कितनी घट गई, 25 किलो। भाई आप पहले 125 किलो खाते थे, आज आप 100 किलो ही खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप 25 किलो कम खा रहे हो, 25 किलो कम खा रहे हो। 25 किलो किस पे कम खा रहे हो, 125 पे 25 किलो कम किया तब जाके 100 बने, तो बटे में क्या आएगा, 125, यानी कि 125 की तुलना में 25 किलो अब मैं कम खाने लगा हूं, तब जाके मैं 100 किलो खा रहा हूं। इसको ऐसा देखेंगे, ठीक है। और प्रतिशत निकालते हैं तो इंटू 100 करना हमारा काम। तो ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, ये कितना आ गया, 20। तो 20% घटौती आपको करनी पड़ेगी। ऐसे वाले 3-4 बार अब हमने प्रश्न कर लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब इनमें कहीं पे भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो 20% की घटौती यानी कि -20% करना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ये वाला प्रश्न करिए, बढ़िया क्वेश्चन है। ए और बी की चर्चा की गई है कि ए अनुपात बी है 1/2, बी अनुपात सी है 2/3 और सी अनुपात डी है 3/4। तो ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक। ए अनुपात बी कितना है, 1/2, ठीक है। आप देखिए क्या बी जो यहाँ पे दिख रहा है वही बी यहाँ पे भी दिख रहा था क्या, हाँ। तो बी कितना दिख रहा था, 2, और ये कितना दिख रहा था, सी 3, ठीक। क्या जो सी यहाँ पे दिख रहा है वही सी यहाँ पे भी आपको सेम दिख रहा है क्या, बिल्कुल। तो ये कितना था, 3/4, ठीक। तो अगर ये चीज़ें सेम है मतलब इनको बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी अगर चीज़ें सेम है तो इनको बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी चीज़ें आपको सेम मिले आप तुरंत लिख सकते हैं, एक बी को 2 ही रहने दीजिए, सी 3 को 3 ही रहने दीजिए और डी को 4 ही रहने दीजिए। तो ये क्या उत्तर आएगा, 1/2/3/4, ये अनुपात आएगा किसका, ए बी सी डी का। तो है ऐसा कोई ऑप्शन, चेक करिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूं, अगर किसी बच्चे को लगे कि सर ये तो चलो संख्याएं इतनी आसान दे दी, पर हमेशा यह चीज़ क्या सेम दिखेगी, 2 2 3 और 3 नहीं। तो ये भी आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी और काम का, ठीक है। सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर रखी है तो ये हमें ध्यान देना है बार बार। अगर मैं लिख दूं A/B दिया हुआ है 1/2, परंतु B/C हमें दे रखा है 2/3, तो आप देखेंगे कि यार
माफ करिएगा, इसको मैं लिख देता हूँ 3/4। ठीक, आप देखेंगे कि अरे यहाँ तो b पहले कुछ और दिख रहा है, अब अलग लक्षण दिखा रहा है, तो हमें तो भाई ऐसे काम करने में तकलीफ होगी। जब भी अलग अलग लक्षण दिख रहे हैं तो आप कैसे तुलना करेंगे? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम बनाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम बनाना है। अब सेम कैसे बनाएंगे? 2 3 तो बन नहीं पाएगा, 3 भी 2 बन नहीं पाएगा, क्या करेंगे? तो अगर इस 3 और 2 को सेम बनाना है तो आप इनका कोई एक गुणा बना दीजिए इनको, यानी कि 3 को आप बना दीजिए 6 और 2 को भी बना दीजिए 6। बोलने का अर्थात इस 3 वाली चीज़ को आप गुणा कर दीजिए जो ऊपर है 2 से, और इस 2 वाली चीज़ को आप गुणा कर दीजिए जो कि नीचे है 3 से। तो अब कैसा दिखेगा देखिए, ऊपर दिखेगा 3 6, नीचे कैसा दिखेगा 3 दूनी 2 6 और 4 दूनी 2 8। क्या अब आपको 6 और 6 सेम दिख रहा है? पहले 2 और 3 अलग अलग दिख रहे थे, अब सेम दिखता है तो हम क्या करते हैं, तुरंत सीधा लिख देते हैं, यानी कि 3 = 6 = 8, यानी कि A आपका 3 रहा, B आपका 6 बन गया है, सेम बन गया है, और C आपका 8 हो गया। तो ये आ जाएगा A:B:C। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो पहले आपको सेम बनाना पड़ेगा, पहले आपको सेम बनाना पड़ेगा, पहले आपको समान बनाना पड़ेगा, तभी आप तुरंत लिख सकते हैं। यहाँ पे हम तुरंत क्यों लिख पा रहे थे? यहाँ पे हम तुरंत इसीलिए लिख पा रहे थे क्योंकि B दोनों जगह 2 और 2 दिख रहा था, समान दिख रहा था, C भी 3 और 3 दिख रहा था, समान दिख रहा था, इसीलिए हमने तुरंत लिख दिया था। परंतु अगर बदलाव करके लिखा जाए तो आपको क्या करना है, पहले तो उनको सेम बनाना है। सेम कैसे बनाएंगे? 3 को अगर ऊपर वाले जैसा बनाना है तो उससे गुणा कर दीजिए, इसको नीचे वाले जैसे बनाना है तो उसको गुणा कर दीजिए, दोनों क्या बन जाएंगे? सेम बन जाएंगे। यानी कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप एलसीएम ले रहे हैं 2 और 3 का, जो कि 6 होता है, तो खुद ब खुद बन जाता है बिना किसी तकलीफ के। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, करिए इस प्रश्न को। दो 2011 में किसी स्कूल के अंदर 1500 छात्र थे, ठीक है। अगले साल यह संख्या 6/2/3%, यानी कि कितनी हुई? 6 3 18 2 20, 20/30% से बढ़ गई, ठीक है। तो बताइए 2012 में कितनी हमारे पास में इस स्कूल में संख्या है, ठीक है। तो ये बहुत आसान हुआ, यानी कि आप देखिए बॉटल कॉन्सेप्ट 1500 थी कोई चीज़, इसको आपने कितने प्रतिशत से बढ़ा दिया? 20/3% से बढ़ा दिया। क्या कर दिया? बढ़ा दिया। यानी कि जो बॉटल 100% थी उसको 20/3% से आपने बढ़ा दिया। तो अगर 100% कोई बॉटल थी और इसे आप 20/3% से बढ़ा देंगे तो अब कुल बॉटल कितनी हुई? 100 + 20/3%। तो ये देखिए कितना आएगा? 300 और ये 20, 320/3% आपका उचित उत्तर आएगा, ठीक है। अब आप देखिए 320/3% को आप कैसे लिख सकते हैं? 320 बटे में प्रतिशत है 100 × 3, आप ऐसे लिखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। तो 1500 वाली चीज़ अब कैसी हो गई है? 320%/3, तो यानी कि ये कितनी हो गई? 320/100 × 3 × 1500, ठीक। आप देखिए 100 से कट जाएगा, 3 के पहाड़ में 5 आता है, 32 और 5 कितना होता है? 160, और ये 1 0। तो आज इस स्कूल में जनसंख्या होगी 1600, यानी कि पहले अगर इस स्कूल में 1500 छात्र पढ़ रहे थे तो अब यह छात्र बढ़ के 1600 हो चुके हैं, ठीक है। बॉटल कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये आपको तुरंत आंसर पर लेकर आती है हमेशा, ठीक है। काफ़ी उदाहरण हमने देख रखे हैं, पर अभी भी अगर किसी बच्चे को छोटा से छोटा, देखिए 100 बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसमें से 80 बच्चे से अगर बन रहा है तो ऐसा नहीं कि मैं संतुष्ट हूँ, मैं चाहूँगा कि पूरा 100 का 100 बच्चा बनाए। तो 2 बच्चे को भी अगर तकलीफ होती है 100 में से, तो मैं उनके साथ यहाँ पर हूँ, आप आइए हम चर्चा करेंगे और अच्छे से समझेंगे फिर से, ठीक है। क्योंकि यार ये बहुत आसान होता है, देखिए हर क्लास में अगर 100 बच्चा है तो आपको मालूम है 30 से 40 बच्चा तो अच्छा कर लेता है, ठीक है। पर इसमें फिर कुछ मज़ा नहीं है। जब ज़्यादा से ज़्यादा जन आपकी बात समझें, आप ज़्यादा से ज़्यादा जनों की मदद कर पाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है।
तो पूरे 100 के 100 बच्चों को काम अच्छा करना है। जहाँ किसी को भी तकलीफ होगी तो आप बिल्कुल सेंटर पे आइए, हम इस पे बैठ के चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए आइए चेक करिए इस प्रश्न को क्या लिखा है। अमीन का जो स्कोर है 94 है, 75 है और 86 है। ठीक है, विज्ञान के कुछ टेस्ट लिखता है, वो 3 टेस्ट लिखता है और 3 टेस्ट में उसको 100 में से 94, 75 और 86 मार्क्स आ रहे हैं। तो बताइए अगले टेस्ट में उसे कितना स्कोर करना पड़ेगा, यानी कि कितने मार्क्स उसे लाने पड़ेंगे, तब जाके जो उसका औसत हो वो 90 बन जाए, तब जाके जो उसका औसत हो वह जाके 90 बन जाए। अगर 4 टेस्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, एक मेरा आ गया 94, बहुत अच्छा मार्क्स है, 75 कम हो गया थोड़ा, 86 ठीक ठाक है, चल जाएगा। ठीक है, चौथे में अब मुझे पता नहीं है मुझे कितना लाना है, ठीक है, x लाना है। कहीं ना कहीं अब अगर मैं देखूं कि यार मुझे मेरी औसत तो 90 रहनी चाहिए, कि भाई मैंने औसतन 90 मार्क्स हर 4 टेस्ट में स्कोर किए हैं, तो मुझे क्या करना पड़ता है, औसत जब भी आप निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, चीज़ों का जोड़ लगाते हैं और देखते हैं कितनी संख्याएं हैं, देखते हैं कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 टेस्ट है तो 4 संख्याएं हैं। इन सभी को जोड़ लगाना पड़ेगा, तो इन सभी का जब आप जोड़ लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, 94 जमा 75 जमा 86 जमा x बटे कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं। औसत कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। औसत कितना आना चाहिए, यहाँ पे लिखा है ना, कहाँ गया, 90 आना चाहिए। तो औसत कितना आना चाहिए, 90। तो आप देखिए 90 4 कितना हो जाएगा, 360। यह किसके बराबर है, x प्लस, देखिए 94 और 86 को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, 90 90, हाँ 180 हो जाएगा। 180 में 75 जोड़िए कितना हो जाएगा, 255। तो 255 जमा x बराबर आ रहा है 360 के। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 360 माइनस 255 यानी कि 105। आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि 255 में आप ऐसा क्या जोड़ेंगे जो 360 बन जाए, तो 255 में आपको 105 और जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 360 बनेगा। ऑप्शन सी आपका उचित उत्तर है। ठीक है, तरह तरह के प्रश्न छांट छांट के लेकर आए जा रहे हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा काम बने, आप लोग को चीज़ें समझने आए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्न लगा सकते हैं उतना हमारे लिए कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा हो जाता है। ठीक है, आज हमने कितने प्रश्न कर लिए अभी तक, हमने चालू किया था, हमने 12वीं स्लाइड से चालू किया था। ये देखिए यहाँ पे 12वीं स्लाइड से हमने चालू किया था और हमने कितने उदाहरण और प्रश्न कर लिए। अभी कहीं ना कहीं हम आके बैठे हैं 20 से अधिक प्रश्न ऑलरेडी कर लिए उदाहरण मिलाकर। ठीक है, तो मेरा काम है मैं आपको कराते जाऊं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आता जाए। ठीक, चलिए आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पहले ये वाला देखेंगे कि इसके बाद वाला एक देखेंगे, देखने दीजिए। आइए पहले ये वाला प्रश्न करते हैं। A sum of money doubles itself in 7 years at simple interest। बताइए यह राशि 4 गुना कब होगी, 4 फोल्ड यानी कि 4 गुना, 4 फोल्ड यानी कि 4 गुना। ठीक है, ट्वाइस का अर्थ 2 गुना, थ्राइस का अर्थ 3 गुना। ये हम सबको पता रहना चाहिए। ठीक, ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज पे कोई पैसा 7 साल में डबल हो जाता है। तो आप समझिए, अगर मैं, देखिए कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। कोई पैसा अगर P है, ठीक है, ये 7 साल में कितना हो जाता है, 2 गुना, 2P हो जाता है। यानी कि हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि P रुपए पे P रुपए ब्याज लगा होगा तभी तो वह राशि 2P हुई होगी। यानी कि 100 रुपए अगर था पहले, उस पे ही 100 रुपए जुड़ेगा तब तो जाके 200 बनेगा। यानी कि P को अगर 2P बनना है
तो उसमें P जुड़ना जरूरी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर 7 साल में यहां पर P रुपए जुड़ जाता है, हर 7 साल में यहां पर P रुपए जुड़ जाता है। तो 2P में भी अगले 7 साल में क्या हुआ होगा, P रुपए जुड़ गया होगा। तो वह अब कितना दिख रहा होगा आपको, 3P जैसा दिख रहा होगा। यानी कि 2P में अगले 7 साल में P रुपए जुड़ गया तो कितना दिखेगा, 3P जैसा। क्या हमें 3 गुना चाहिए, नहीं, हमें कितना चाहिए, 4 गुना चाहिए। कितना चाहिए, 4 गुना चाहिए। तो कहीं ना कहीं फिर इस पे 7 साल बाद हम आगे आंकलन करेंगे तो हम देखेंगे हाँ फिर P रुपए जुड़ गया होगा, यानी कि 3P में एक और P जुड़ जाएगा, कितना बन जाएगा, 4P। तो क्या अब जो हमने अपनी शुरुआत P से की थी अब वह 4P यानी कि 4 गुना हो गया है? आप बोलेंगे बिल्कुल हो गया है। तो देखिए कितना समय लगा, 7 7 7 7 3 बार हुआ, यानी कि 7 तिया 3, 21 साल लगे यह कार्य होने में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उचित उत्तर यहां पर, ऑप्शन नंबर ए आपका उचित उत्तर यहां पर है। ठीक है, मैं फॉर्मूले आपको नहीं रटाना चाहता हूं, आप जब तक चीजों को समझेंगे बेहतर तरीके से तो आप कोई भी प्रश्न कर लेंगे। फॉर्मूला आपकी मदद नहीं करते हैं ज्यादा, तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका उत्तर अलग होता है, इसका उत्तर तब 14 साल होता कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज में, परंतु वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज में हम सभी को पता है कि जो ब्याज लगता है वह हमेशा मूल राशि पर लगता है, किस पे, आपके प्रिंसिपल पर लगता है, और वह हमेशा सेम तरीके से बढ़ता है, वह हमेशा सेम तरीके से बढ़ता है। तो 7 साल में P बढ़ा है तो अगले 7 साल में भी P ही बढ़ेगा और अगले 7 साल में भी P ही बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको नोट्स में लिखाई हुई हैं, उसी के तहत देखिए पेपर में प्रश्न आते हैं। समय चाल दूरी का भी एक प्रश्न करिए फटाफट। आज हमारा 25 क्वेश्चन का टारगेट है, पूरे के पूरे करने हैं। ठीक है, ये एक बचा है, इसके बाद एक और प्रश्न बचा है, करिए इसको फटाफट। एक मोटर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है और इसकी चाल प्रत्येक 2 घंटे में 10% किलोमीटर बढ़ रही है। कितने घंटे में यह 350 किलोमीटर की दूरी तय करेगी? मान के चलिए आप ही वह गाड़ी 70 किलोमीटर की स्पीड से चलाते हैं, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाते हैं। 2 घंटे आपने गाड़ी चलाई, अब आप बोर हो गए, आपने बोला यार मजा नहीं आ रहा है, 70 की स्पीड में ही चल रहा हूँ, ले बढ़ाते हैं 10 किलोमीटर और स्पीड बढ़ानी, जबकि अच्छी बात नहीं है। तो 70 की जो आप स्पीड चला रहे थे 2 घंटे से, अब आपने उसमें 10 का इजाफा कर दिया, यानी कि बढ़ा लिया, यानी कि अब वह स्पीड कितनी हुई, 80 की स्पीड से चलेगी, 10 से बढ़ गई है क्योंकि। तो अब 80 की स्पीड से आप 2 घंटा चलाएंगे, फिर आपको लगेगा ले बोर हो गया यार, 80 की स्पीड में चला रहा हूँ, दे फिर 10 किलोमीटर और बढ़ाता हूँ। तो फिर आप वो 80 की चीज़ को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा के 90 पर लेकर के चले जाएंगे और इस तरीके से आपका काम चलते रहेगा। ये क्वेश्चन का अर्थ है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि बताइए अगर इसी चलन पे वो चलते जाएगा, इसी पैटर्न के अगर तहत वो चलते जाएगा जहां वो अपनी स्पीड बार बार बढ़ा रहा है, तो आपको बताना है 350 किलोमीटर कब तक वह पूरा कर लेगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूले की जगह आप कॉमन सेंस लगाइए, लॉजिक लगाइए, आपका उत्तर तुरंत आएगा। अगर मैं 70 की स्पीड से 2 घंटा चलता हूं, 70 की स्पीड है मेरी और मैं कितनी देर चलता हूं, 2 घंटा चलता हूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो 70 की स्पीड हो गई, टाइम कितना लगा, 2 घंटा, तो कहीं ना कहीं 140 किलोमीटर तो मैं चल चुका हूँ। 140 किलोमीटर तो देखिए मैं चल चुका हूँ, ये 140 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब आप फिर से देखिए कि अब जो 70 की स्पीड थी वह कितनी हो गई होगी, 10 से बढ़ के 80 की स्पीड हो गई होगी। तो 80 की स्पीड से अगर आप 2 घंटा फिर गाड़ी चलाएंगे तो आप कितनी देर पहुंच जाएंगे, 80 दूनी 2, 160 किलोमीटर। कितना, 160 किलोमीटर, ये बन गया 160 किलोमीटर और। ठीक, अब आपकी स्पीड कितनी हो गई होगी, कहीं ना कहीं अब आपकी स्पीड हो गई होगी 90। ठीक, क्योंकि अब आप 80 में भी बोर हो गए हैं, क्योंकि आप 2 घंटा चलाते हैं, आप बोर हो जाते हैं, उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। कुल मिला के 140 और 160, यानी कि कहीं ना कहीं आपने अभी तक 300 किलोमीटर काम कर चुके हैं।
यहाँ से यहाँ तक अगर आप आंकलन करेंगे तो आप देखिए आप 300 किलोमीटर कहीं ना कहीं आ चुके हैं, 140 और 160 कितनी देर में? 4 घंटे में। 2 घंटे यहाँ थे और 2 घंटे यहाँ थे। अब आप देखिए कि 300 किलोमीटर आप आ चुके हैं, तो 350 कुल आपको किलोमीटर जाना था, 350 कुल किलोमीटर जाना था, जिसमें से 30 किलोमीटर आप जा चुके हैं। ठीक है, आप देखिए यानी कि अगर 350 में से 300 आप तय कर चुके हैं, तो यहाँ कितना किलोमीटर बचा? यहाँ पे कहीं ना कहीं 50 किलोमीटर बचा। और 50 आ रहा है, कितना आ रहा है? हाँ, 50 किलोमीटर यहाँ पे आता है। कितना आ रहा है? 50 किलोमीटर। अब आपको यह पूछा गया है कि बताइए, अब आपको अगर 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, अब अगर आपको 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो बताइए आपको और कितना समय लग जाएगा? ठीक, आइए ये 345 किलोमीटर होना चाहिए। यहाँ पे ये जो संख्या होगी ये 345 होगी, माफ करिएगा, इसने टाइप गलत कर रखा है। ठीक है, यह टाइप गलत कर रखा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आप ध्यान से देखिए। अगर कुल मिला के आपको 345 किलोमीटर की जर्नी करनी थी, जिसमें से 300 किलोमीटर आप पहले ही निपटा करके आ चुके हैं, तो अब आप देखिए 345 में से 300 गया, बचा कितना? 45 किलोमीटर। कितना बचा? 45 किलोमीटर। अब ये 45 किलोमीटर आप कितनी देर में कर लेंगे? देखिए आपकी स्पीड पहले 70 थी, फिर 80 थी, अब आप स्पीड कितनी रख देंगे? 10 से बढ़ा के 90। तो 90 की स्पीड से आप कितनी देर तक चलेंगे कि आपका 45 किलोमीटर हो जाएगा? तो 90 की अगर मेरी स्पीड है, समय मुझे मालूम नहीं है, परंतु 45 किलोमीटर का मुझे दूरी तय करनी है इस बीच में, तो टी कितना आ जाएगा? 45/90 यानी कि 1/2 घंटे। तो टी कितना आ गया? 1/2 घंटे, यानी कि किलोमीटर और किलोमीटर पर आर में स्पीड दी हुई थी, तो जो समय आ रहा है वो 1/2 घंटे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप आधे घंटे के लिए और गाड़ी चला रहे हैं 90 की स्पीड से। तो अब कुल मिला के आपके 345 किलोमीटर हो गए। 70 की स्पीड से 2 घंटा 140, 80 की स्पीड से 2 घंटा 160, कुल मिला के कितने हुए? 300। 90 की स्पीड से आधा घंटा 45 किलोमीटर, तो 300 जमा 45, 345 किलोमीटर हो गए। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई थी। तो कुल मिला के 2, 2, 4 और आधा, यानी कि 4.5 घंटा मैंने इस तरीके से गाड़ी चलाई, तो मैं 300 अपनी 45 किलोमीटर की जर्नी को कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी, बस आपको उन क्वेश्चंस में अपने आप को डालकर देखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ठीक है, क्योंकि जब आप खुद पे ये चीज लगाएंगे तब आप गलती कम करेंगे, तब आप गलतियां कम करेंगे। ठीक है, आइए चलिए एक और प्रश्न करते हैं। सुधाकर जो है वो क्या कर रहा है? 65% अपनी इनकम का खर्चा कर देता है। तो अगर वो 100 रुपए कमाता था तो 65 रुपए खर्चा कर देता था। ठीक है, बहुत खर्चालू था। तो 65 रुपए अगर आप खर्चा कर रहे हैं 100 रुपए कमा के, तो 35 रुपए कहीं ना कहीं आप बचाते होंगे। ठीक है, पर अगले साल क्या हुआ? उसकी जो इनकम है वह 30% बढ़ गई। अच्छी बात है, आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी इनकम बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है, तो अब जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ी, कहीं ना कहीं उसने अपना खर्चा ही बढ़ा दिया 20% से। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है, बताइए कि क्या उसकी जो सेविंग्स यानी कि जितना रुपए वह बचाता था वह बढ़ी है, और अगर बढ़ी है तो बताइए कितने प्रतिशत से बढ़ी होगी। ऐसा प्रश्न 2 बार पहले भी व्यापम पूछ चुका है, तो उसमें हमें ध्यान देना है कि अगर ये वाला टाइप आ गया तो हमें कैसे काम करना है। ध्यान से देखिए, पहले मैं मान लेता हूं जो उसकी इनकम थी वह 100 रुपए थी। ठीक है, ये पहले की बात कर रहा हूं मैं, पहले की बात कर रहा हूं। ठीक है, 100 रुपए थी। कहीं ना कहीं अगर वह 100 रुपए इनकम थी तो उसका जो खर्चा यानी कि एक्सपेंस था वह कितना था? 65% 100 का, तो यह कितना आता? 65 रुपए। यानी कि पहले 65 रुपए खर्चा कर देता था, तो बचाता कितना होगा? 100 में से अगर आप 65 रुपए खर्च कर दे रहे हो यानी कि 35% बचा रहे हो, तो 35 रुपए आप बचाते थे। ठीक है, तो 100 रुपए अगर आपकी इनकम थी तो आप 65 रुपए खर्च कर देते थे और बचाते कितने थे? 35 रुपए। ये पहले की बात है। अब क्या हो गया है? अब पिक्चर बदल गई है, यानी कि अब आपकी जो इनकम थी वह 30% बढ़ गई है। तो 100 रुपए की चीज अगर 30% बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं 130 रुपए हो जाएगी। आपने बोला हाँ, ठीक है। कहीं ना कहीं जो उसका खर्चा था वह कितना था? 65 रुपए था। 65 रुपए वाले जो खर्चा था वो 20% से बढ़ गया।
अगर ये बॉटल है, ठीक है, यह 20% से बढ़ गई तो कितनी हो गई? 120%। 120% का अर्थ क्या हुआ? 120/100, ठीक। 0 0 कट गया, 12 6 बार आता है, 2 के पहाड़ में 10 5 बार आता है, तो 6/5 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 6/5 गुना हो गया। खर्चा कितना हो गया? 6/5 गुना हो गया। तो 6/5 गुना किसका होगा? 65 थी जो चीज, वही तो बढ़ के अब 6/5 गुना हो गई है। तो 5 से इसको काटिए, कितना आएगा? 13। 13 6 78। तो अब जो खर्चा है वह 78 रुपए, यानी कि जो 65 था वह 20% बढ़ गया, यानी कि 13 रुपए बढ़ के अब 78 रुपए हो गए। तो बॉटल कॉन्सेप्ट से आप तुरंत निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, अगर आप 130 रुपए आज कमा रहे हैं, 78 खर्च कर रहे हैं, तो घर में बचाकर कितना जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप 130 माइनस 78 यानी कि 52 रुपए बचाते हैं। तो पहले आप 35 रुपए बचाते थे, आज आप 52 रुपए बचा रहे हैं। तो बचाना तो आपने ठीक ठाक ही शुरू कर दिया है, ठीक है। पहले आप सिर्फ 35 रुपए बचाते थे, आज आप 52 रुपए बचा रहे हैं। पहले आप सिर्फ 35 रुपए बचाते थे, आज आप 52 रुपए बचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 17 रुपए आप ज्यादा बचा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप 17 रुपए ज्यादा बचा रहे हैं। तो आपसे वही पूछा गया है कि आप ज्यादा अगर बचा रहे हैं तो बताइए कितना ज्यादा प्रतिशत आप बचा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे समझना है कि मैं 17 रुपए सर ज्यादा तो बचा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, पर किस पे 17 रुपए ज्यादा बचा रहा हूँ? यानी कि पहले 35 की तुलना में 17 रुपए ज्यादा बचा रहा हूं, तब जाके 52 रुपए है मेरे पास। यानी कि 35 की तुलना में 17 रुपए ज्यादा बचा रहा हूं। तो 17 रुपए ज्यादा बचा रहे हो, बटे में क्या आएगा? 35, क्योंकि 35 की तुलना में 17 रुपए ज्यादा बचाया आपने, तब जाके आज आप 52 रुपए बचा रहे हैं। प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। यह उत्तर कितना आएगा? ये 50% से हल्का कम आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी आपका उचित उत्तर होगा, ठीक है। आप सोचेंगे सर 50% से आपने कम क्यों बोला? तो यार आपको अभी तक दोस्ती करनी पड़ेगी संख्याओं से, क्योंकि अगर आप संख्याओं से दोस्ती नहीं करेंगे तो गणित में फंसेंगे कहीं ना कहीं जाके। देखिए 17/34 और 17/35, ठीक। आप सोचिए ये चीज क्या दर्शाती है? 1/2 और ये क्या दर्शाती है? 50%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हर में क्या था? 34, यहाँ हर में क्या है? 35। तो हर क्या हो गया? अब और बड़ा हो गया। तो ये संख्या क्या होगी? थोड़ी और छोटी हो जाएगी। जब भी आप देखेंगे कि हर को आप जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतनी आपकी संख्या छोटी होगी। तो 34 के बनस्पत 35 जो है वह बड़ा है, यानी कि 50% अगर यहाँ पे वैल्यू आ रही थी तो यहाँ 50% से थोड़ी कम वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? थोड़ी कम वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों जगह अंश तो सेम है, परंतु आपने यहाँ पे हर को बढ़ा दिया है। तभी मैंने बोला आंसर आपका 50% के आसपास होगा और उससे थोड़ा कम होगा। तो मैं क्यों अपना इतना समय जाया करूं उसको कैलकुलेट करने में? आप तुरंत ऑप्शन डी मार्क करेंगे, क्योंकि देखो 10% और 37.5% होगा नहीं 50 के पास। 50 के बाद दो संख्या थी बी और डी, तो हमने क्या चुना? डी, क्योंकि 50% से थोड़ा कम होना चाहिए था। 52% हम तब चुनते अगर ऐसा कुछ होता। मान के चलिए अगर हमारी वैल्यू आती ऐसी कुछ 17/33, तो अब मैंने देखा कि इसके बनस्पत जो अब हर है वह छोटा हो गया, यानी कि ये वैल्यू बड़ी हो गई होगी। तो ये 50% के आसपास तो आएगी, पर 50% से थोड़ी बड़ी आएगी। उस केस में मैं शायद 52% का तरफ चयन करता। तो मैं समझ के चलता हूँ कि यहाँ पे अब चीज़ें हमें बहुत ही भली भांति समझने आ रही है, ठीक है। जहाँ डाउट रहा होगा आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कभी भी सेंटर आ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ऑल द बेस्ट आपके आज के पेपर के लिए। तो आज हमने 25 क्वेश्चन जो हमने ठान रखे थे वह हमने कर लिए हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और बच गए हैं, परंतु कोई तकलीफ की बात नहीं है। आगे आने वाले समय में आपके लिए वो भी कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ठीक है। समझने के ऊपर ध्यान दीजिए, रटना बहुत ही भारी पड़ता है। समझने के ऊपर ध्यान दीजिए और ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए। चलिए।